हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। ये सेकंड वीडियो है थर्मोडायनामिक्स का, जहाँ पे अब हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। नाउ दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर आईटी जेई नीट एंड एज वेल एज फॉर सीएसआईआर नेट गेट या आईटी एग्जाम, जो भी बच्चे बीएससी में से कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक जो चीज़ें हम पढ़ते हैं। हमने वहाँ पे जूल थॉमसन इफेक्ट तक कंप्लीट किया था, कवर किया था। हीट कैपेसिटीज वगैरह, ग्राफ वगैरह हमने डिस्कस कर लिए थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। उनसे रिलेटेड फार्मूलाज क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह, एंड इवन दैट बेसिक टर्म जो होते हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिए थे। ठीक है ना? इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम थर्मोकेमिस्ट्री का जितना भी पार्ट है जो कि आईटी जेई के लिए या नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, उसको कवर करते हैं। अब देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूं उससे पहले एक टॉपिक है छोटा सा जो हमारा रह गया था, जो हमने लास्ट वीडियो में मैं कवर करना भूल गया। दैट्स ऑल अबाउट योर एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में जो था आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से, यहाँ पे हमने रिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ना एडियाबैटिक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आपका जो सिस्टम होगा उसमें बाहर से अंदर हीट नहीं जा सकती, और अंदर की हीट बाहर नहीं आ सकती। बट मेरा जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे कर सकता है, यानी यहाँ पर वर्क डन हो सकता है। अब हमारा जो फॉर्मूला है, वो हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यानी किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो दो तरीके से होता है, या तो वर्क डन करने से हो सकता है, या तो डायरेक्ट हीट सप्लाई करने से होता है। नाउ सिंस यहाँ पर हीट सप्लाई नहीं हो सकती, क्यू का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो डायरेक्टली वर्क डन पे डिपेंड करेगा। अगर वर्क डन सिस्टम पर हो रहा है, यानी वर्क डन पॉजिटिव है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। याद रखना, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है, उस केस में आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अगर सिस्टम ने वर्क डन किया है, सिस्टम मेहनत कर रहा है, यानी वर्क डन अगर नेगेटिव है, उस केस में आपका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है हीट एनर्जी का, जो हीट एनर्जी जीरो है, हीट अंदर बाहर नहीं जाएगी, पर वर्क डन जीरो नहीं है, यहाँ वर्क डन होता है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा, ये चीज़ याद रख लेना। अब मुझे पता है, अगर मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो याद करो हमने जब सीपी पढ़ा था, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो सीवी होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे मैं 1 मोल के लिए लिख रहा हूँ। अगर 1 मोल से ज़्यादा मोल्स होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर नीचे एन भी आ जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, सो मैं कह सकता हूँ वर्क डन जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, और वर्क डन को इंटरनल एनर्जी की जगह पे, यहाँ देखो ये जो डी यू है, इसकी जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, आपको अच्छे से समझ में आएगा डायरेक्टली। फिर अगर मुझे डी यू लिखना हो, चेंज इन इंटर, अब ये डी यू का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? लार्ज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो उसमें प्लीज कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ये बहुत छोटा सा टर्म है। तो अगर मुझे डी यू यहाँ पे लिखना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या मैं यहाँ से एन इंटू सी इंटू डी टी लिख सकता हूँ? क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सीवी, दैट इज मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो वर्क डन का हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है, वो ये फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को बाय हार्ट रखना, ये बहुत काम आएगा, स्पेशली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। क्योंकि आईटी जेई में अक्सर देखा जाता है जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, आपको फॉर्मूला आता है, तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, फॉर्मूला नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एडियाबैटिक का जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू सी वी इंटू डी टी, एन इंटू सी वी इंटू डी टी। अब यहाँ पे है ना, सीवी की जगह आर अपॉन गामा माइनस वन लिखा जा सकता है। अभी आर अपॉन गामा माइनस वन कैसे लिख सकते हो, मैं उसका डेरिवेशन नहीं करवाना चाहता फिलहाल, बट हम सबको पता है हमारे पास दो रिलेशन है, सीपी बाई सीवी का जो फॉर्मूला होता है वो गामा होता है, और मुझे पता है सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आर के बराबर होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके, हम रिलेशन निकाल सकते हैं, और हम वहाँ पे सीवी की जगह आर अपॉन गामा माइनस वन को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डी टी है, इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला जो मैंने जितने भी लिखते समय मैं बॉक्स बनाता हूँ, प्लीज उनको याद रखना, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, और अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना, सिंस हम लोगों ने देखो पहले भी पढ़ा था वर्क डन, अब सिंस यहाँ पे पिस्टन ऊपर नीचे तो जा रहा है ना, पिस्टन ऊपर नीचे तो हो रहा है, तो यानी यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का वर्क डन हो रहा है। तो एडियाबैटिक वर्क डन में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या चाहो तो माइनस पी इंटू डेल्टा वी वाला हमारा जो फॉर्मूला है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो।
ना इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एडियाबेटिक प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको काम आएंगे। अब देखो इनके जो डेरिवेशंस है ना, ये डेरिवेशंस मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैंने यूट्यूब पे इनके वीडियोस डाल रखे हैं, आप चाहो तो यूट्यूब पे एक बार जाके क्रॉस चेक कर लेना, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है प्रेशर वॉल्यूम का, पीवी रेज टू गामा। तो हमारा जो रिलेशन आता है दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा सबसे पहला रिलेशन आता है। अब इस रिलेशन को यूज करके हम कह सकते हैं P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा। ठीक है, दूसरा हमारा रिलेशन आता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, तो यहाँ पे आता है टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन को यूज करके भी हम निकाल सकते हैं T1 V1 रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा -1। और तीसरा हमारा रिलेशन आता है टेम्परेचर और प्रेशर का, टेम्परेचर रेज टू गामा प्रेशर रेज टू 1 माइनस गामा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो ये इनके डेरिवेशन एज सच कोई यूजफुल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये डेरिवेशन किसी काम के नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट होता है ये रिलेशन। तो इन रिलेशंस को बाय हार्ट कर लो किसी भी तरीके से, इनको बार बार लिख लिख के एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, और या आप जहाँ भी पढ़ते हो अपने नोटिस बोर्ड वगैरह पे दीवार पे कहीं पे इसको लिख के लगा दो, तो ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, ये न्यूमेरिकल में आपको मदद करेगा। न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, वो अगला टॉपिक है ग्राफ। अब देखो ये ग्राफ मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करना मैं भूल गया था, मैं स्किप कर दिया था। अब यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर मैं ग्राफ बताऊं, तो हमारे पास जो 4 प्रोसेस थे, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसो एडियाबैटिक, ये हमारा प्रोसेस था। यहाँ पे आइसोबेरिक नहीं आएगा, यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ये मिस्टेक हो गया, इसको रेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखना। जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस था, अब हमने ये चारों के चारों प्रोसेस इंडिविजुअली पढ़ रखे हैं, बट अगर आप इनका कंबाइंड ग्राफ बनाओ तो आप इसका इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो। याद रखना, एडियाबेटिक ग्राफ का जो ग्राफ आएगा प्रेशर वॉल्यूम का, वो हमेशा आइसोथर्मल ग्राफ से नीचे होता है। अब इसके बहुत सारे रीजन है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जहाँ भी थ्योरी पढ़ी होगी, इसकी डिटेल थ्योरी पढ़ी होगी, वहाँ पे आपने ये सब चीज़ें डिस्कस कर रखी होंगी। ठीक है, तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसका ग्राफ हमेशा जो होगा वो ऊपर होगा, और एडियाबेटिक का जो ग्राफ होता है वो हमेशा थोड़ा सा नीचे होता है। आइसोकोरिक और आइसोबेरिक में मुझे पता है, आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक का मेरा लास्ट वीडियो का एक पार्ट रह गया था, तो मैंने उसको डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखिए बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री क्या है। हम जितने भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसके 2 एप्लीकेशन होते हैं। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती है, और थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है। और थर्मोडायनामिक्स बेसिकली स्टडी किसकी है? थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। जो हमारा एनर्जी होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है, हम उसकी स्टडी करते हैं। एनर्जेटिक्स की हम इनडायरेक्टली बात करते हैं किसी भी चीज़ की। अब वो एनर्जेटिक मैकेनिक्स में मशीन्स की भी हो सकती है, या हो सकती है केमिकल्स की हो। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो थर्मोडायनामिक्स का केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, यानी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल्स में क्या एप्लीकेशन है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री वही होती है जहाँ पे हम थर्मोडायनामिक्स को केमिस्ट्री में लगा देते हैं और उसका एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी केमिस्ट्री में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। देखिए नॉर्मली हम सबको पता है, बेसिक केमिस्ट्री हम सबको आती है कि हमारे पास एक तरफ रिएक्टेंट होता है, हमारे पास एक तरफ प्रोडक्ट होता है। जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट एक होगा, रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, और प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, इन दोनों के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है हम उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा हो, प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो, या हो सकता है रिएक्टेंट का एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट का एनर्जी बहुत ज्यादा हो। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं, और दोनों टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसके लिए थोड़ा सा आपको केमिकल काइनेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस किया जाता है, जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी, अरेनियस इक्वेशन वगैरह जब आप पढ़ते हो तो वहाँ डिस्कस किया जाता है। लेट अस से ये है मेरे रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये मेरे रिएक्टेंट का एनर्जी है। कभी भी कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता है। ट्रांजिशन स्टेट एक हाई एनर्जी स्टेट होती है, जिसको आप तरीके से कह सकते हो कि एक वो स्टेट होती है जहाँ पे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट पे जब मेरा मॉलिक्यूल पहुंच जाता है, इस स्टेट पे पहुंच जाता है, उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेट अस से मेरे रिएक्टेंट का एनर्जी है, मेरे रिएक्टेंट का एनर्जी है, मतलब सिर्फ एक रिएक्टेंट का नहीं, ये जितने भी मेरे पास रिएक्टेंट होंगे उन सब का एनर्जी ऐड करने के बाद जो एनर्जी आएगी वो मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी अब ऑब्वियसली जब रिएक्टेंट रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो उनके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, एक हाई एनर्जी स्टेट बन जाता है, ये यहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा, हो सकता है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो।
उस केस में इस पूरे रिएक्शन में अगर आप देखो व्हाट इज अ चेंज इन एनर्जी, याद रखना जब भी हम बात करते हैं चेंज के बारे में, जब भी हम बात करते हैं चेंज का मतलब होता है इनिशियल माइनस या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये नॉर्मल चेंज होता है। जब भी हम कोई चीज बोलते हैं भाई बताओ कितना चेंज आया, तो हम कहते हैं भाई फाइनल क्या था वो बताओ, इनिशियल क्या था वो बताओ। तो हम क्या करेंगे, फाइनल तो हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यानी जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं उन सबकी एनर्जी को ऐड करने के बाद जो एनर्जी आई है उसमें से सारे रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मेरे प्रोडक्ट्स का एनर्जी कम है, यानी ये जो नंबर होने वाला है वो स्मॉल नंबर होगा और ये जो नंबर होने वाला है वो लार्ज नंबर होगा, और यहाँ पे इस लार्ज नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। इसका मतलब जब भी मेरे प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है रिएक्टेंट के मुकाबले, तो जो चेंज इन एनर्जी आएगा उसको हम डेल्टा एच कहते हैं, जिसको हीट ऑफ एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। और ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा था, प्रोडक्ट का एनर्जी कम था, तो जो एनर्जी कम हुआ मतलब उतनी एनर्जी उस रिएक्शन से बाहर निकल गई है, यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन की निशानी होती है। तो याद रखना फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका जो डेल्टा एच का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर डेल्टा एच का वैल्यू जहां कहीं पर भी नेगेटिव होगा इसका मतलब समझ लेना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के दौरान वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, लिबरेट हो रही है। क्लियर है? अब आते हैं अगले टॉपिक। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए ये मेरे रिएक्टेंट का एनर्जी है और जो मेरा प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी जो होगी रिएक्टेंट के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है, रिएक्टेंट के मुकाबले ज़्यादा है। तो अब मैं जब फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो ये फाइनल एनर्जी है, ये मेरी इनिशियल एनर्जी है, दोनों को जब मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये जो होगा ये ग्रेटर नंबर साइन है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत होती क्या है इस पूरे प्रोसेस में, जब भी मैं आपसे कहता हूं कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, सर कोई रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पे हो सकता है, कोई रिएक्शन में हो सकता है फिजिकल स्टेट अलग अलग हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, अब वाटर का फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, देखिए मेरे पास हाइड्रोजन है गैसियस स्टेट में, हाफ ऑक्सीजन लिया गैसियस स्टेट में और यहाँ पे पानी बन गया। दूसरा रिएक्शन है, इसमें भी ऑक्सीजन लिया है, इसमें भी पानी बना है, लेकिन दोनों रिएक्शन में अगर आप चेक करोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि वैल्यूज अलग अलग हैं, इसमें 57 है और इसमें 68 है। तो सवाल माइंड में ये उठता है कि ये डिफरेंस ऑफ वैल्यूज आता क्यों है। तो ये डिफरेंस ऑफ वैल्यू इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो पानी बन रहा है वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है और यहाँ जो पानी बन रहा है वो गैसियस स्टेट में बन रहा है। यानी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मेरे रिएक्शन में जो मेरा रिएक्शन हो रहा है उसमें आपका जो सब्सटेंस है, जो भी चीज या रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है जो भी आप कह लो उसको, वो किस फिजिकल स्टेट में बना है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी मैं कभी किसी रिएक्शन की बात करता हूं तो मुझे फिजिकल स्टेट समझाना बहुत जरूरी होता है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप जो रिएक्शन करवा रहे हो वो किस टेम्परेचर पे करवा रहे हो। किसी रिएक्शन को आप 100 डिग्री पे करवा रहे हो तो ऑब्वियसली एनर्जी अलग लगेगी, उसी टेम्परेचर को आप -100 डिग्री पे करवा दो तो शायद हो सकता है एनर्जी अलग लगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम जब भी अभी नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, मुझे बताओ इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या है, तो सर पहला सवाल तो आपका ये होगा कि आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे कर रहे हो। इसको 100 डिग्री पे करवा रहे हो, 500 डिग्री पे करवा रहे हो, इसको 600 डिग्री पे करवा रहे हो, या इसको रूम टेम्परेचर पे करवा रहे हो। सबसे पहला सवाल तो आपका ये होगा। दूसरा सवाल आपका क्या होगा कि ठीक है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको पानी दे रहा है, उसमें वाटर जो मिल रहा है वो किस फिजिकल स्टेट में चाहिए आपको, वो लिक्विड स्टेट में चाहिए, वो गैसियस स्टेट में चाहिए, किस फिजिकल स्टेट में चाहिए आपको। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो वो टेम्परेचर जहां पर आप रिएक्शन को करवा रहे हो, और दूसरा वहां पर जो सब्सटेंस आपको मिल रहे हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या है। इसीलिए अब हम क्या करते हैं रिएक्शन की, जब भी हम कभी किसी रिएक्शन को लेते हैं, जब मैं बोलूंगा बताओ इस रिएक्शन की एनर्जी क्या है, तो यार ऑब्वियस ही बात है मुझे कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। जब भी मैं कभी किसी रिएक्शन की एनर्जी की बात करूंगा तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन पे 1 बार प्रेशर पे, जब प्रेशर 1 बार होगा उस कंडीशन में जितना भी उस रिएक्शन का एंथैल्पी होगा उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो ये रिएक्शन जो आप अपने सामने देख रहे हो ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, ये रिएक्शन 100 डिग्री पे भी करवाया जा सकता था, ये रिएक्शन 50 डिग्री पे भी करवाया जा सकता था, और इस रिएक्शन को हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे भी कर सकते थे। 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं इस रिएक्शन को करवाऊंगा तो ऑब्वियसली एनर्जी अलग आएगी, वैल्यू अलग आएगी। 100 डिग्री पे करवाऊंगा तो ये वैल्यू अलग आएगी, और 25 डिग्री पे करवाऊंगा तो ये वैल्यू अलग आएगी। अब जब भी कोई मुझसे पूछेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर का एंथैल्पी क्या है,
तो मैं 3 अलग अलग वैल्यू तो नहीं बोल सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंडीशंस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और मैंने कंडीशन क्या स्पेसिफाई कर दी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 बार प्रेशर पे जो भी ये वैल्यू आएगी उसको हम लोग कह देंगे स्टैंडर्ड। और जब भी हम किसी चीज को लिखेंगे, ये देखो ये सिर्फ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना डेल्टा एच नॉट, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी। जब भी कहीं आपको ये नॉट दिख जाएगा ऊपर 0, तो समझ लेना वहां पे मैंने कंडीशन लगा दी है। और कंडीशन क्या लगाई है कि वो रिएक्शन 25 डिग्री पे होना चाहिए, 1 बार प्रेशर होना चाहिए, तब मैं उस चीज को मेजर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और हो जाती है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 बार प्रेशर पे जब भी मैं किसी सब्सटेंस को लूंगा, उसका फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 बार प्रेशर पे जिस सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट होता है उसे हम स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। जैसे मुझे पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 बार प्रेशर पे जब मैं अल्कोहल को लेके आऊंगा, इथेनॉल, तो मुझे लिक्विड दिखेगी। अब एक सिंपल एग्जांपल ले सकता हूँ, आप मुझे बताइए वाटर जो है वो गैस के फॉर्म में भी होता है, वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, वाटर जो है वो सॉलिड के फॉर्म में भी होता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुमसे पूछूंगा मुझे बताइए पानी क्या है, तो आप क्या कहोगे? हम 99% टाइम हम कहते हैं पानी लिक्विड है। क्यों पानी को लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देखा है 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 बार प्रेशर पे जो हमारी नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, जिस जिस रूम टेम्परेचर पे हम रहते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर आप जिसको कहो, उस पे तो पानी को हमने हमेशा लिक्विड देखा है। पानी को बर्फ भी बनते हुए देखा है हमने, हिमालय में चले जाओ, पानी को गैस बनते हुए भी देखा है, वाटर वेपराइज भी होता है, बट फिर भी हम हमेशा पानी को लिक्विड ही क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस है। तो इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 बार प्रेशर पे जिस सब्सटेंस का जो स्टेट होता है उसे स्टैंडर्ड स्टेट कहा जाता है। तो देखो 2 वर्ड हैं जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो डेल्टा एच और डेल्टा एच नॉट के बीच का डिफरेंस आपको याद रखना है, और दूसरा आपको याद रखना है स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है, सबसे पहली एंथैल्पी आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे वर्ड आपको ध्यान सुनना है, स्टैंडर्ड वर्ड मैंने लगाया हुआ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब क्या? अगर कोई रिएक्शन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, अगर किसी एलिमेंट से अगर कोई कंपाउंड बनता है, एलिमेंट से कंपाउंड बनना चाहिए, उस दौरान जो भी एनर्जी में चेंज आएगा, और ये एलिमेंट जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए? ये एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, और जो कंपाउंड बना है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। मतलब ये रिएक्शन किस डिग्री पे होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 बार प्रेशर पे होना चाहिए। इस कंडीशन पे, इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी चेंज आएगा उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। आई होप समझ में आया। अब सबसे बड़ी बात, आपका जो कंपाउंड बनना चाहिए वो हमेशा 1 मोल होना चाहिए। अब देखो ये भी यार बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैं कहूंगा मुझे बताओ कार्बन के फॉर्मेशन का एंथैल्पी कितना है? अब यार कार्बन के फॉर्मेशन के एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो 1 मोल फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, 2 मोल फॉर्मेशन की बात कर, कितने मोल्स के फॉर्मेशन की बात कर रहे हो? तो प्लीज इस चीज को नोट डाउन करके रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है एंथैल्पी चेंज, मैं लिखता हूँ एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिए हैं, उन एग्जांपल्स को भी देख लो। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। मुझे बताओ इन दोनों में से वो कौन सा रिएक्शन है जो स्टैंडर्ड रिएक्शन कहलाएगा? अब सोचो, दिमाग लगाओ। मुझे लगता है पहला वाला स्टैंडर्ड रिएक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं स्टैंडर्ड रिएक्शन की बात करता हूँ, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए और जो एलिमेंट होने चाहिए वो स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अब हाइड्रोजन 25 डिग्री पे गैस होता है, ऑक्सीजन 25 डिग्री पे गैस होता है, पर पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे गैस नहीं होता, लिक्विड होता है। तो इस रिएक्शन में जो पहले वाला रिएक्शन है, देखो दोनों में वाटर फॉर्म हो रहा है, दोनों फॉर्मेशन रिएक्शन है, दोनों में मुझे डेल्टा एच एफ लिखना पड़ेगा। दोनों के रिएक्शन की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होगी वो फॉर्मेशन एंथैल्पी कहलाएगी, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि जो पहला रिएक्शन आपका है उसमें आपका जो पानी बन रहा है वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है, और लिक्विड स्टेट मेरा क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हो जाएगी। आप इसको सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हो, स्टैंडर्ड वर्ड नहीं लगा सकते। उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत क्लियर है। जैसे दूसरी बात है, अब यहाँ देखो कार्बन है ग्रेफाइट के फॉर्म में, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, CH4 बनाता है। कार्बन है डायमंड के फॉर्म में, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, मीथेन बनाता है, CH4 बनाता है। अब मुझे पता है प्रोडक्ट जो है वो कंपाउंड है, जी हाँ कंपाउंड है, और ये 2 एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में। अब ये गैसियस स्टेट में मीथेन का स्टैंडर्ड स्टेट गैस होता है, बट आप अगर देखो डायमंड का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? डायमंड कभी कार्बन कभी डायमंड के फॉर्म में नहीं मिलता नेचर में, उसका स्टैंडर्ड स्टेट होता है ग्रेफाइट।
तो मेरा जो पहला रिएक्शन होगा वो फॉर्मेशन रिएक्शन हो जाएगा, दूसरा रिएक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन है। अब पहले रिएक्शन को फॉर्मेशन भी नहीं कहूंगा, उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेशन रिएक्शन कह सकता हूँ कि वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बन रहा है। समझ में आया? अब एक और रिएक्शन में लिख सकता हूँ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या इसको फॉर्मेशन रिएक्शन कहोगे? नहीं, क्योंकि अगर आपको याद है तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज लिख के दी थी, और वो चीज क्या थी कि एलिमेंट्स होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो क्या बनाने चाहिए? 1 मोल कंपाउंड बनाना चाहिए, कंपाउंड 1 मोल बनना चाहिए। और ये कौन से स्टेट में होना चाहिए? ये स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। और एलिमेंट्स भी कौन से स्टेट में होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। सिर्फ तभी और तभी हम कहेंगे कि हाँ ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, एलिमेंट्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 लिया जाता है। मतलब कभी अगर आपको ऐसा रिएक्शन दिख जाए हाफ हाइड्रोजन प्लस हाफ हाइड्रोजन गिव्स यू H2, तो इसका इंस्टेंटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम 0 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये जो बन रहा है वो कंपाउंड नहीं बन रहा है, वो एक एलिमेंट ही बन रहा है। याद रखना, H और H2 ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। मैं मानता हूं ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है, बट ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड का मतलब होता है 2 अलग एटम जब मिलते हैं। जैसे HCl एक कंपाउंड है, HBr एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है, बट H2 कंपाउंड नहीं है, O2 कंपाउंड नहीं है, N2 कंपाउंड नहीं है, बट NO2 कंपाउंड है, NO कंपाउंड है, CO कंपाउंड है। ठीक है, तो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बात कर रहे हैं सिर्फ कंपाउंड की। 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए। तो आई होप पहला एंथैल्पी यहाँ पे क्लियर हो। आते हैं दूसरे एंथैल्पी की तरफ। दूसरा एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन? अब मैं इसको भी लिख देता हूँ। आपके पास 1 मोल कंपाउंड होना चाहिए, और अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, अब जलने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकता है। हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा, बस जरूरी नहीं है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तभी बनेगा, याद रखना, जब ये कंपाउंड आपका क्या होगा? जब ये कंपाउंड आपका हाइड्रोकार्बन होगा। पर जरूरी नहीं है कंबशन हमेशा हाइड्रोकार्बन का ही होता है, बाकी के कंपाउंड भी तो जलते हैं ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अगर हाइड्रोकार्बन जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ये गारंटी है। इसको हमेशा याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऑक्सीजन कितना भी मोल हो सकता है, लेकिन जलने वाला कंपाउंड कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। तो जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, और अगर वो उसके साथ जो भी बाय प्रोडक्ट हो सकता है, मुझे पता नहीं बाय प्रोडक्ट क्या होगा, अब हाइड्रोकार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, अगर हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई और होगा तो प्रोडक्ट बदल सकता है। तो अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और उसके साथ अगर वो हीट एनर्जी रिलीज करता है, तो हम उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड combines with required amount of oxygen to give product in standard state। याद रखना, सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? स्टैंडर्ड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ मीथेन। अब याद रखना क्या डिफरेंस है, मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारा कंपाउंड बन रहा था, और यहाँ पर हम कंपाउंड को यूज कर रहे हैं। यहाँ हमारा कंपाउंड जो होगा वो 1 मोल होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना चाहिए। अब सिंस ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर रिएक्टेंट एज वेल एज योर प्रोडक्ट। अब यहाँ मैंने नोट डाउन करके रखा, हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन विल ऑलवेज गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, अब ये जेई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, यहाँ आपने कोई कहीं तो पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन के कंबशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन अल्केन अल्किन अल्काइन जो भी हो, उसको CXHY के फॉर्म में आप लिख सकते हो, मतलब कार्बन X टाइम्स और हाइड्रोजन Y टाइम्स। अब वो याद ये मत बोलना CnH2n+2 CnH2n-2 है ना। अब मैं वो ये 2n+2 को Y रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पूरे को मैं X रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, तो ये उसका जनरल फॉर्मूला है। इसको नोट करके रख लो कहीं पे, इसका फॉर्मूला, इसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे बना रखा है, थोड़ा सर्च कर लेना, देख लेना, कंबशन करके डाल देना, कंबशन केमिस्ट्री अनटोल्ड डालना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, इट्स नॉट ओनली अबाउट कंबशन, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैंने नोट करके उस चीजों को रखा है। 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट है, 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट है, ध्यान से सुनना। वह हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। मुझे बताओ दोनों में से कौन सा कंबशन रिएक्शन है? देखो दोनों तरफ रिएक्टेंट सेम है,
दोनों तरफ रिएक्टेंट सेम है, यहाँ पर भी ग्रेफाइट है, यहाँ पर भी ग्रेफाइट है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ एक चीज याद रखना, इसमें से दोनों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन होगा जो कंबशन रिएक्शन कहलाएगा? ऑब्वियसली ये सेकंड वाला, क्योंकि आपका कंबशन रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली जल जाना है, प्रोडक्ट जो होता है वो फर्दर कंबस्टिबल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब नहीं समझ में आया सर? देखो मुझे पता है कार्बन अगर ग्रेफाइट के फॉर्म में नहीं, जी फॉर ग्रेफाइट है, अगर वो हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बताता है और यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज करता है, इज इट अ कंबशन रिएक्शन? यस, इट इज अ कंबशन रिएक्शन, बिकॉज कार्बन है, 1 मोल है, हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। बट ये कंबशन रिएक्शन यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कैन फर्दर कंबाइन विद अनदर हाफ ऑक्सीजन और वो आपको वापस कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है, फिर एक और कंबस्ट। तो अब जो ओवरऑल कंबशन रिएक्शन होगा वो क्या होगा? 1 कार्बन कंबाइनिंग विद 1 ऑक्सीजन, नॉट विद हाफ। तो ये वाला जो रिएक्शन था ना आधा, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन था। तो आपका कंबशन रिएक्शन तभी आप उसको कहोगे जब वहां पर आपके पास कंप्लीट कंबशन होता है। अगर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है तो वो कंबशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा, ये भी याद रखना। हो सकता है जेई नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो लोग हैं वो आपको सताने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पक्का पूछेंगे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीफिक? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास मीथेन है। मीथेन कितना होता है? मीथेन का मोलार मास कितना होता है? 12 + 4 कितना होता है? 16 ग्राम। 12, 13, 14, 15, 16, 16 ग्राम होता है। हमारे मीथेन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ, जैसे ये देखो आपको पता है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ मीथेन CH4, इट इज 16 ग्राम। इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट गिव्स यू जो भी आपका प्रोडक्ट होता है। लेट अस से इस पूरे रिएक्शन में जो एनर्जी निकल रही है, इस पूरे प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में जो एनर्जी निकल रही है वो 600 किलो कैलोरी की एनर्जी निकल रही है। मैं कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ, 600 किलो कैलोरी। तो मुझे बताना, जब 1 मोल ऑफ मीथेन कंबाइन रिएक्ट कर रहा है, जब 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रहा है तब कितनी एनर्जी निकल रही है? 600 किलो कैलोरी की एनर्जी निकल रही है। ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब कितना होता है? 16 ग्राम ऑफ मीथेन। जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो 600 की एनर्जी निकल रही है। व्हाट अबाउट जब 1 ग्राम रिएक्ट करेगा? 1 ग्राम मीथेन जब रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है 600 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 16 से। व्हाट इज 600? 600 का मतलब होता है उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और व्हाट इज 16? मोलार मास। तो याद रखना, जब आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन को मोलार मास से डिवाइड करते हो तो वहां पर हमको एक वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब सिंपल भाषा में होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अंडरगो कंबशन। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं मुझे। ये देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अंडरगो कंबशन। अब कैलोरीफिक वैल्यू किसके लिए होती है? 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसके लिए होती है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन 1 मोल सब्सटेंस के लिए होती है। जब उस सब्सटेंस का 1 मोल कंबाइन करेगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और जब उस सब्सटेंस का सिर्फ 1 ग्राम रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम, तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक का लॉजिक आपको समझ में आया हो। आगे बढ़े। ओके, हमारा अगला टॉपिक है जिसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? देखो, हम सबको पता है जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमको क्या देता है? वो हमको एक सॉल्ट देता है और हमको क्या देता है? हमको वाटर देता है। बेसिकली इसमें रिएक्शन किसका हो रहा है? बेसिकली इसमें रिएक्शन होता है H+ का और OH- का। जब H+ आयन OH- आयन के साथ रिएक्ट करता है तब जाके मुझे वहां पे वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। अब मैं यहाँ पे A+ को और B- को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, उसको आप छोड़ दो। इसका मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है? वो मेनली H+ और OH- आयन की वजह से होता है। इससे मुझे इतना समझ में आया, जब 1 मोल ऑफ H+ आयन जब 1 मोल ऑफ OH- आयन के साथ रिएक्ट करेगा और जब वाटर बनाएगा तब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब वो तो हमेशा फिक्स होगी क्योंकि 1 मोल H+ आयन 1 मोल OH- आयन जब भी रिएक्ट करेगा तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज -57.1 किलो जूल। देखो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया, -57.1 किलो जूल। ये फिक्स्ड वैल्यू है, और ये फिक्स वैल्यू तब है जब 1 मोल ऑफ H+ आयन 1 मोल ऑफ OH- आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। इस एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ये याद रखना। क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मतलब जब 1 मोल ऑफ H+ आयन 1 मोल ऑफ OH- आयन को न्यूट्रलाइज करता है तब इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आई? देखिए, जब भी आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करोगे, जब भी आप
वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करोगे। हमको पता है हमारे पास जो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। हमारे पास जब बेस आएगा तो बेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और हमारे पास होता है वीक बेस। ठीक है, अब सोचो कल को मैं आपको कह देता हूँ HCl है 1 मोल, मैंने उसको 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, मैं 1 मोल लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 1 मोल HCl क्या देगा, 1 मोल H प्लस आयन देगा, 1 मोल NaOH क्या देगा, 1 मोल OH माइनस आयन देगा। इतनी गारंटी है कि जब भी ये 1 HCl और 1 NaOH रिएक्ट करेगा यहाँ पर तो -57.1 किलो जूल की एनर्जी ही रिलीज होगी, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब उसको पानी में डालोगे तो वो 1 H प्लस आयन दे देगा। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन, आपके पास 1 मोल HCl है पर आपने उसको रिएक्ट करवाया है 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब दिक्कत कहाँ से आती है पता है, 1 मोल HCl तो 1 मोल H प्लस आयन दे देगा, पर 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्विलिब्रियम में रहता है, वो कभी भी पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता। तो मुझे नहीं पता 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं लूंगा उसमें कितना अमोनियम आयन प्रेजेंट होगा और उसके अंदर कितना OH माइनस आयन प्रेजेंट होगा, इसकी गारंटी नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, Ka और अल्फा पे। याद करो हम लोगों ने अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता है एक फार्मूला था K विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, यहाँ से आपको पता चलेगा और यहाँ से हम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपने डिस्कस किया होगा कहीं पे, तो आपको पता होगा केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम वीक एसिड और वीक बेस का आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो जब भी कभी आपके पास वीक एसिड होगा या वीक बेस, कोई भी अगर वीक होगा तो वैल्यू जो होगी वो हमेशा 57 से कम हो जाएगी। सो व्हेनेवर अ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस आर मिक्स्ड, द एंथैल्पी इज लेस देन 57.1 किलो के जूल्स, या उसको कैलोरीज में -13.7 किलो कैलोरीज कह सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ HCl जब 1 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा जो निकल के आई है अब तक वो आती है -12.3 किलो कैलोरीज। तो कम क्यों हो गई, वाई इट्स लेस देन 13.7 किलो कैलोरीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर NH4OH पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता, OH माइनस आयन बहुत कम आते हैं, तो H प्लस आयन उतने ही OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा जितना प्रेजेंट है, बाकियों को नहीं करेगा। इसलिए जो वैल्यूज हो जाती है वो कम हो जाती है। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये एनर्जी इसलिए भी कम हो गई, आप ऐसे कह दो कि HCl को बहुत सारी एनर्जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करने में देनी पड़ी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट हो सके और पूरा का पूरा 1 मोल ऑफ H प्लस आयन OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर सके, वो एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज होगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये हम यूजुअली पढ़ते हैं कि कभी भी किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, अब अगर 1111 मोल है तो बहुत अच्छी बात है, पर मोल्स के टर्म्स में ना दिया हो और वेट के टर्म्स में दिया हो तो कभी भी हीट इवॉल्व इन न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हीट, मास इंटू CSP मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। मान लीजिए एक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन हुआ है उसका, मैंने ऐसे एसिड बेस लिया, यहाँ पर ब्यूरेट और पिपेट लिया, मैंने बोला देखो इतना सोल्यूशन का मास है, मास ऑफ सोल्यूशन ना, न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद जो सोल्यूशन बचे से मैंने मान लीजिए 10 ml मैंने NaOH को ऊपर से ऐड कर दिया 10 ml HCl के अंदर, ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन कितने ml का हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन 20 ml का हो जाएगा। इस 20 ml सोल्यूशन का कुछ तो वजन होगा, जी हाँ होगा, वो मास यहाँ लिखो। इस सोल्यूशन का स्पेसिफिक हीट होगा, उस सोल्यूशन का स्पेसिफिक हीट होगा, वो ले लो। और जब इन दोनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर में तो चेंज आया होगा क्योंकि एंथैल्पी रिलीज हुई है, न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, वो कितना टेम्परेचर में चेंज आया वो नोट डाउन करो, उससे अपने को समझ में आ जाएगा कितनी हीट यहाँ पर रिलीज हुई है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिलीज। अब दिस इज Q का वैल्यू ना, बट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो 1 मोल के लिए होती है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, जितनी भी हीट आपकी रिलीज हुई है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल्स के साथ। इस सोल्यूशन के अंदर जितनी भी हीट रिलीज हुई है, जैसे मैंने 10 ml NaOH डाला, मैंने 10 ml HCl डाला, अब 10 ml HCl में कुछ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट होंगे, 10 ml NaOH में कुछ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट होंगे, उनकी वजह से ही तो यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है ना। तो अब एक काम करो, या तो OH माइनस पता कर लो या तो H प्लस आयन में पता कर लो, और जितनी हीट यहाँ पर रिलीज हुई है उसको उस नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, HCl की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय उसकी वॉल्यूम, जैसे मेरे पास 0.1 मोलार HCl था 10 ml, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000।
NaOH भी था, NaOH की भी कुछ मोलैरिटी हुई होगी, कुछ तो मोलैरिटी हुई होगी ना NaOH की। तो या तो मैंने कहा ना, या तो OH माइनस आयन या तो H प्लस आयन, दोनों में से किसी एक को आपको कैलकुलेट करना है। आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। आई डोंट नो आप कितना समझ पा रहे हो, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता आप ये सब चीज़ें कहीं से पढ़ के आए हो कि नहीं, या डायरेक्ट फर्स्ट टाइम मेरे पास पढ़ रहे हो। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे तो ऑब्वियसली आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये सब क्या है यार। अगर पहले से कहीं से पढ़ के आए हो, रिवीजन करने आए हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखी दिखाई सी लगेगी, आपको लगेगा ठीक है ये तो सब पढ़ा है हमने। तो इस सोल्यूशन में जो हीट रिलीज हुई है, पहले तो देखो ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आयनिक इक्विलिब्रियम यानी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को और थर्मोडायनामिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन बना दें। वो आपको एक सोल्यूशन दे दें, वो कह दें कि हमने भैया 10 ml NaOH को ऐड किया और उसकी मोलरिटी 0.1 मोलार थी, हमने 10 ml HCl सोल्यूशन में ऐड कर दिया, उसकी मोलरिटी हमें पता नहीं। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मोलरिटी पता करनी पड़ेगी। वो कैसे पता करोगे, याद करो, M1V1 इक्वल्स टू M2V2 का फॉर्मूला लगाओगे, M2V2 का फॉर्मूला लगाओगे, उससे मुझे पता चलेगा कि इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, HCl के सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है। ठीक है, फिर यहां से आपको पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन कितने प्रेजेंट है, क्योंकि जो सोल्यूशन बना है ये दोनों को ऐड करने के बाद बना, इस दोनों को ऐड करने के बाद कितना सोल्यूशन बना, 20 ml बना। इस सोल्यूशन का कुछ तो वजन होगा, वो वजन आपको यहाँ पे दिखना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। फिर हो सकता है स्पेसिफिक हीट दे दी जाए क्वेश्चन में, उसको यूज करना पड़ेगा। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि 10 ml NaOH को और 10 ml HCl को ऐड करने पर हीट कितनी जनरेट हुई, और फिर पता करने का उतनी हीट जो जनरेट हुई वो कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन से जनरेट हुई, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन तो H प्लस आयन नहीं किया है ना, तो ये पता करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर इतना H प्लस आयन इतनी हीट जनरेट करता है तो 1 H प्लस आयन कितना हीट जनरेट करेगा, तो वहां से आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल सकते हो। ये चीज हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला है। ऑब्वियसली नो डाउट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू फिक्स होती है, बट मैंने कहा ना हर बार फिक्स नहीं होती। वो फिक्स कब होती है, जब 1 मोल ऑफ H प्लस आयन और 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन होगा, तब ये वैल्यू फिक्स है। अगर सोल्यूशन में 1 मोल ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन नहीं रहेगा तो वैल्यू बदल जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स रह गए, फटाफट इनको वाइंड अप करते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी सल्यूट को 1 मोल ऑफ सल्यूट, याद रखना सल्यूट आपका कितना होना चाहिए, 1 मोल ऑफ सल्यूट होना चाहिए। आप जब उसको किसी सोल्यूशन में डालते हो, ऐड करते हो किसी सॉल्वेंट में, तो वहां जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दो चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है अगर मान लीजिए ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाती है कि आपका जो सल्यूट है वो सॉलिड है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये मैंने क्रिस्टल बनाया हुआ, तो उस क्रिस्टल को तोड़ने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सोल्यूशन को डालनी पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। ये लैटिस एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन को एनर्जी देनी पड़ रही है, तो सोल्यूशन की एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, और जब वो सल्यूट सोल्यूशन में आ जाता है और वो डिसोसिएट होकर कटायन और एनायन बना लेता है, तो पानी का मॉलिक्यूल उसको आके सराउंड करता है। आई होप आपको पता होगा हाइड्रेशन किसे कहते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल वगैरह में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वहां से हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हाइड्रेशन या कटायन है, इसको पानी के मॉलिक्यूल्स ने आके सराउंड कर लिया है, इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगी वो लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों पे डिपेंड करेगी। अब याद रखना अगर कोई सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है, अब सोल्यूशन कॉलिगेटिव में हम पढ़ाते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, अगर आइडियल सोल्यूशन बना है तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। वहाँ पे हम ये डिस्कस भी करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन हम पढ़ते हैं। याद करो हमने वहाँ पे पढ़ा था आइडियल सोल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू जीरो और चेंज इन एंथैल्पी विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन वहाँ पे भी क्या होती है, जीरो होती है। एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करके रखना, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड कर रहे हो उसके लिए है ये सब। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक होता है जिसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है। जैसे कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं दो, ग्रेफाइट और डायमंड। तो अगर मुझे कार्बन को ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट करना है, वन फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप टू अदर फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप, उसमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। अगला टॉपिक आता है जिसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। जैसे मान लीजिए BaCl2 के सोल्यूशन में अगर मैंने Na2SO4 ऐड कर दिया तो मुझे पता है BaSO4 का पीपीटी जनरेट हो जाता है, तब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो 1 मोल ऑफ पीपीटी बनने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है या जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, अगर हमारा टॉपिक आता है जिसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये तो बहुत सिंपल सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मान लीजिए मेरा मेटल है गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट में, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, मैं उसे हीट करता हूँ, वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, मैं और हीट करता हूँ, वो गैसियस स्टेट में चला जाता है। गैसियस स्टेट में जाने के बाद भी अगर आप उसको एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने उसको एनर्जी दी, यहाँ पर भी मैंने उसको एनर्जी दी, तो उसका फिजिकल स्टेट बदल गया, अरे अब वो गैसियस स्टेट में चला गया है। अब भी अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो अब गैसियस स्टेट से आगे क्या करेगा वो, अब उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और मैग्नीशियम पॉजिटिव स्टेट में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका बाहर निकलेगा, उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर और एनर्जी इसको दोगे तो एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अब मैग्नीशियम +2 हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी चेंज वन मोल ऑफ ए न्यूट्रल एटम, 1 मोल ऑफ ए न्यूट्रल एटम इन गैसियस स्टेट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, गैसियस स्टेट में लिक्विड से गैस जाना इसको वेपराइजेशन कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनना इसको फ्यूजन कहते हैं। जब एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की बात होगी तो वो गैसियस स्टेट में आने के बाद और कितनी एनर्जी लगती है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, उसको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। ये पॉइंट को नोट डाउन करके रखना, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा, तीसरा निकालना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज लेस देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लेस देन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डिस्कस किया जाता है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो, जब किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो वैसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर आ जाए तो वहां से एनर्जी बाहर आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब एक न्यूट्रल एटम गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, वो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl-1 बन जाता है। अब यहाँ ना एक बहुत कैची पॉइंट है, ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान से सुनना जरा। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन है, Cl-1 है, क्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लेता है अपने पास और वो बना लेता है Cl-1। जब वो Cl से Cl-1 बनाता है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब जैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा एनर्जी रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर Cl-1 है और अगर मेरे पास अब एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को अंदर डालना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा ही नहीं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपने आप अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करता है, तो और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छी है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपने आप इलेक्ट्रॉन आएगा और एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। मतलब यहाँ पे एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन है अब Cl-1 में डालना है मुझे, वो नहीं जाएगा, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती एनर्जी देके डालना पड़ेगा। मतलब यहाँ से जब सेकंड इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि हमको खुद उसे एनर्जी देनी पड़ती है। इसको मैंने ग्राफिकली यहाँ समझाया। जब न्यूट्रल क्लोरीन था, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो एनर्जी बाहर निकली, एनर्जी रिलीज, एंथैल्पी इज नेगेटिव। अब Cl-1 है, मुझे उसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालना है ताकि वो Cl-2 बन जाए, तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन अंदर घुस सके जबरदस्ती। एनर्जी गिवन टू ऐड अनदर इलेक्ट्रॉन, एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। तो याद रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऐसा हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी में नहीं होता। एटम कुछ भी हो, अगर एटम न्यूट्रल है, उसको तुमने मेटल +1 बना दिया है तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी, +1 से उसको +2 बना रहे हो तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। हर केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, हर केस में एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। इस चीज को याद रखना, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक होता है जिसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? बड़ा सिंपल सा है यार, ये टॉपिक भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मान लीजिए मेरे पास मीथेन है, CH4, 1 मोल, 1 मोल, हम जब भी बात करेंगे मोल के टर्म से में बात करें, 1 मोल। मैं इसको इतनी एनर्जी देता हूँ कि इसका कार्बन अलग हो जाता है और चारों हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। तो कार्बन मीथेन को कंप्लीटली तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, जैसे 1665 किलो जूल लग रही है पर मोल, मतलब अगर 1 मोल मीथेन है उसको पूरी तरह तोड़ने में 1665 किलो जूल की एनर्जी लगती है, तो इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटम्स बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, जैसे हाइड्रोजन H2 है, 1 मोल है, मैं इसको एनर्जी देता हूँ ताकि दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएं, तो इसमें लगती है 435। आई होप। अब इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ओनली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी। डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, एक ही तो बॉन्ड होता है। मीथेन में तो अगर आप देखो तो 4 बॉन्ड अलग अलग हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। पर डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, वो अकेला एक ही बॉन्ड होता है, तो उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी भी बन जाती है। कब? इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। आई होप यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ही हमारा बॉन्ड एंथैल्पी है। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? अब बड़ा सिंपल सा देखो, मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है,
मैं चाहता हूं ये वाटर मॉलिक्यूल पूरी तरह टूट जाए, ये हाइड्रोजन अलग हो जाए, ये हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। लेकिन अगर एटम्स को तोड़ना है तो एक एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने मीथेन को पूरी तरह तोड़ दिया, आपके पास मीथेन के 4 बॉन्ड थे, आपने क्या किया, आपने चारों बॉन्ड तोड़ दिए। चारों बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगी वो 1665 थी। और जब 4 बॉन्ड तोड़ रहे थे तो पहला ये बॉन्ड भी टूटा होगा, फिर ये बॉन्ड टूटा होगा, फिर ये बॉन्ड टूटा होगा, फिर ये, और चारों बॉन्ड कौन से थे, CH के बॉन्ड थे। तो जब कोई एक बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है ना, उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। और जब सारे बॉन्ड तोड़ने में उस मॉलिक्यूल को जो एनर्जी लगती है, उसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। इस चीज को याद रख लेना। क्लियर है? जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ भी एक चीज समझ में आ रही है, जब मैं यहाँ पर पहला बॉन्ड तोड़ूंगा ये, और मेरे पास H अलग हो जाएगा, यानी चलो इस केस में इन्होंने क्या किया, इस केस में इन्होंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो हाइड्रोजन अलग हो गया, OH अलग हो गया। जब भी कभी ऐसा होगा, यहाँ रेडिकल बनेंगे। रेडिकल का मतलब समझते हो? देखो, अगर H बॉन्ड Cl है, ये दो तरीके से टूट सकता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा, तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा, तो मुझे मिलेगा H रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल। लेकिन H बॉन्ड Cl एक और तरीके से टूट सकता है। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ले जाए तो यहाँ क्या बनेगा, H पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तब रेडिकल नहीं बनते, तब क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पर जब मेरा बॉन्ड टूटेगा तो रेडिकल बनेगा। तो पहला बॉन्ड जब यहाँ से टूटा तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, यहाँ मुझे H मिल गया रेडिकल के फॉर्म में, मैंने बार बार रेडिकल लिखा नहीं है, इसको याद रखना, और मुझे OH मिल गया। अब अगर मैं दूसरा बॉन्ड तोड़ता हूँ तो मुझे ये H और ऑक्सीजन। अब देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ 501 लग रहा है, यहाँ 420, अचानक से एनर्जी में, मतलब बॉन्ड H और OH का ही टूट रहा है, H और O का। यहाँ पर भी H और O का बॉन्ड टूटा, यहाँ पर भी H और O का बॉन्ड टूटा, लेकिन दो अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पी हमें दिखाई दे रही है। अब अगर कल को कोई तुमसे पूछे वाटर मॉलिक्यूल में OH का बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, तो ये बॉन्ड तोड़ने में अलग एनर्जी लगा और ये वाले बॉन्ड को तोड़ने में अलग एनर्जी लगा, दोनों का अलग अलग एनर्जी। अब अलग अलग एनर्जी इसलिए है कि पहले जब आप तोड़ रहे थे तो ऑक्सीजन की सिचुएशन अलग थी, वो 2 हाइड्रोजन के साथ था। अब आप जब तोड़ रहे हो तो वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के साथ है, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी तो चेंज हो गया है ना। तो जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल गया है तो उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो भी अलग हो गई है। आई होप समझ में आया। अब अगर कोई कल को पूछे कि OH वाटर मॉलिक्यूल में OH का बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हम इस वैल्यू को कहेंगे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड कितनी होती है, 462। अब एवरेज का मतलब समझ में आया। अगर ऐसे मैं वाटर मॉलिक्यूल में देखूं तो दो वैल्यू होनी चाहिए, 501 और 423, 501 एंड 423 होनी चाहिए। बट वो इस बॉन्ड के लिए है, ये इस बॉन्ड के लिए है। अब कल को कोई पूछ ले कोई OH की एनर्जी बताओ, तो हम उसको एवरेज बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कहाँ 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 कहाँ, ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो मीथेन का एग्जांपल आप ले लो। अब मीथेन का पहला मीथेन मॉलिक्यूल में से तोड़ोगे तो CH3 मिलेगा, एक H अलग होगा, वैल्यू देखो। फिर CH3 में से एक और हाइड्रोजन को हटा दो, CH2 मिलेगा, वैल्यू देखो। फिर CH2 में से एक और हाइड्रोजन को हटा दो, CH मिलेगा, वैल्यू चेक करो। देखो चारों वैल्यू अलग अलग है, पर चारों वैल्यू को ऐड कर दो तो 1665 ही आएगी। और ये 1665 हमने यहाँ पर भी देखी थी। मतलब मीथेन को अगर पूरी तरह तोड़ना है सारे के सारे बॉन्ड, तो 1665 की एनर्जी लगती है। लेकिन पहले बॉन्ड तोड़ने में अलग एनर्जी लग रही है, दूसरे बॉन्ड तोड़ने में अलग लग रही है, तीसरे में अलग, चौथे में अलग, चारों बॉन्ड्स को तोड़ने में अलग। और चारों बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के ही हैं, चारों बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन की हैं, अलग अलग बॉन्ड्स नहीं है। पर अलग अलग एनर्जी क्यों लग रही है, तो इसका रीजन है स्ट्रक्चर बदल जा रहा है। देखो CH3 अलग स्पीशीज है, CH4 अलग स्पीशीज है, CH2 अलग है, CH अलग है, स्ट्रक्चर बदल गया ना, कार्बन का एनवायरनमेंट बदल गया, तो ऑब्वियसली एनर्जी अलग लगेगी। पर अगर कल को कोई पूछ ले कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, भाई 4 बॉन्ड तोड़े, चारों को अलग अलग एनर्जी लगी। अब 4 बार थोड़ी ना कहूंगा कि नहीं कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ने में इतनी 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 एनर्जी लगती है, मुझे तो कोई एक वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इन चारों को ऐड करूंगा, उसको डिवाइड बाय 4 करूंगा, मुझे आंसर मिलेगा 416 किलो जूल पर मोल। ये मेरी हो जाती है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। उम्मीद करता हूं यहाँ तक लॉजिक समझ में आया ना। एक ना ट्रिकी पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ व्हाट इज दिस ट्रिकी पॉइंट, सी अगर मैं कल को कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे, A B गिव्स यू C और D, ये रिएक्टेंट्स का एनर्जी है, ये प्रोडक्ट्स का एनर्जी है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, भाई प्रोडक्ट का एनर्जी में से रिएक्टेंट का एनर्जी माइनस करते हैं। आपको पता है ये कब करेंगे, ये ट्रिक याद रखना, जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या कंबशन दी होगी तब।
लेकिन अगर बॉन्ड एंथैल्पी दी है, माइंड माय वर्ड्स, अगर बॉन्ड एंथैल्पी दी है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट किया जाता है। ये याद रखना। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ कितना होगा और बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू दिया जाएगा, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसको हम हेसेस लॉ कहते हैं, जिसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, इसके न्यूमेरिकल्स में अलग से डिस्कस करूंगा। मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि फिर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा वीडियो बने, ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का ये वीडियो होने जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को नोट कर लेना, ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक जितनी भी एंथैल्पीज थी हमने वो सारी एंथैल्पी डिस्कस कर ली हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और उसके बाद एडवांस थर्मोडायनामिक्स जो कि यूजुअली हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती है। उम्मीद करता हूं ये जो ऑलमोस्ट 50 मिनट का वीडियो था इसमें जितने भी हमने एंथैल्पीज को कवर किया, एक क्विक रिवीजन की तरह कवर किया। मैंने ऑब्वियसली डिटेल में समझाने की कुछ हद तक कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं फिर भी नहीं समझा पाया हूँ, पर जितना भी मैंने कोशिश किया है आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे आ ही गए हो, वीडियो पूरा देख लिया है जाते जाते, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी मदद होगी अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो बाकी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि ये बाकी स्टूडेंट्स तक भी फैल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थर्ड वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।